हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरीज 2 ऑफ सर्किट थ्योरी। एसी सर्किट्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन विथ आइडियल पैसिव एलिमेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पैसिव एलिमेंट्स आर देयर, दैट इज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्योर सर्किट में कनेक्ट करेंगे। प्योर का मतलब यहाँ पे ये है कि ओनली रेजिस्टेंस होगा, द सर्किट एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टेंस एनालाइज करेंगे, फिर सर्किट एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटेंस एंड देन एसी सर्किट ओनली इंडक्टेंस के साथ हम सिर्फ एनालाइज करेंगे और बाद में हम तीनों को एक साथ एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एनालिसिस होगा वो होगा एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टेंस का मतलब है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी एलिमेंट प्योरली रेजिस्टिव नहीं होता है, या कोई भी कैपेसिटर प्योरली कैपेसिटिव नहीं होता, उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है या थोड़ा इंडक्टिव बिहेवियर भी दिखा सकता है। तो हम जब इसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे सर्किट की, तो ये एज्यूम करेंगे कि जो मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट करने जा रहा हूँ वो आइडियली एक रेजिस्टर है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करेगा, इसलिए इसको प्योर रेजिस्टेंस कहा जा रहा है। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, वेरी फेमिलियर सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये मेरे वायरिंग्स हो गए। यहाँ पे मैं एक एसी, ऑब्वियसली दिस इज एसी, सो यहाँ पे एक एसी का सिंबल दिखाऊंगा। साइनोसोडल को डील करते हैं इसलिए साइनोसोडल टाइप से इसका सिंबल होता है, तो विल डील विथ साइनोसोडल एसी सिग्नल्स एंड हेंस द सिंबल विल बी लाइक दिस। अब देखिए इसमें मैं लेवलिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस सोर्स को मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, और ये जो वोल्टेज और करंट है उसमें वी वोल्टेज है, स्मॉल वी लेटर, और इसमें आई करंट, स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है। क्यों स्मॉल कैरेक्टर्स का यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ये वेरिंग चीज़ है, ये वेरिंग क्वांटिटीज है, ये वेरिएबल्स है, बट आर कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ओम के नियम के हिसाब से सिंपली, अच्छा यहाँ पे जब ये करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको मैं वी आर लिख देता हूँ, एंड केवीएल लगाओगे तो इसमें दो ही जगह पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब पोटेंशियल के यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज है। केवीएल अगर लगाओगे सिंपली तो ये जो वी आर की वैल्यू है वो वी के बराबर ही होगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने लिख दी यहाँ पे। अब देखिए एक बात बता दूँ यहाँ पे मैं आपको कि ये जो मेरा वोल्टेज ऑब्वियसली एसी सिग्नल है, और हमने लास्ट क्लास को अगर आप पढ़े और रेफर करो तो आपको पता चलेगा कि जो वेरिंग सिग्नल होते हैं, साइनोसोइडल सिग्नल्स होते हैं, उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, सम मैक्सिमम वैल्यू अलोंग विथ साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी है, वीएम क्या है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है यू कैन रेफर माई लास्ट क्लास जिसमें मैंने फेजर के बारे में सारा चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वोल्टेज, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके रख देते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ओम के नियम के हिसाब से, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो कैसे दिया जाएगा? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आई विल बी गिवन बाय सिंपली वोल्टेज, सिंपली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ठीक है। वी आर मतलब ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाई वाला रेजिस्टेंस सिंपली, ठीक है। तो वी आर डिवाइडेड बाई आर ओम के नियम के हिसाब से, लेकिन वी आर मैंने क्या बताया, इसी वी के बराबर है, ये वाले वी के बराबर है, तो सिंपली वी डिवाइडेड बाई आर। सो वी का वैल्यू क्या है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो ले लूंगा मैं, वी एम साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई आर। इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर देता हूँ, तो मेरा आई की जो वैल्यू होगी वो वी एम डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये जो वी एम डिवाइडेड बाई आर है, इसके मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, इस कांस्टेंट वैल्यू को आई एम मान लेता हूँ। यही मेरा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाई मैक्सिमम करंट ऑब्वियसली, है ना, सिंपल। सो इसको मैं अब लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू वी एम बाई आर की जगह लिख दूंगा सिंपली आई एम, सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई एम, ठीक है, साइन ओमेगा टी। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 सिंपली। अब इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान दीजिए आप, यू प्लीज पे अटेंशन टू इक्वेशन नंबर दिस वन। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन था वी एम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें करंट का एक्सप्रेशन है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे देखा जाए तो वी एम और आई एम का जो रिलेशन होगा वो सिंपली यहाँ से देख लीजिए,
वो आर के बराबर होगा, है ना। रेजिस्टेंस जो कि ये ओम का इक्विवेलेंट होगा, ऑब्वियसली ओम होगा, तो Vm डिवाइडेड बाई Im के आर होगा। इस रिलेशन को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे Im को लिखा है Vm बाई आर को रिप्लेस करके। तो यहाँ पे Vm जो वोल्टेज है वो भी साइन ओमेगा टी है, और जो करंट है वो भी साइन ओमेगा टी है। यानी सिंपल यहाँ पे दोनों सेम इन फेज है। ये सिग्निफाई करता है कि जो मेरा करंट है इज इन फेज विथ वोल्टेज, क्योंकि दोनों ही साइन ओमेगा टी है, दोनों ही साइन ओमेगा टी है, माइंड इट। ठीक है, आपको इन फेज आउट फेज को और बेटर समझना है, यू कैन रेफर माई लास्ट क्लास, फेज रिप्रेजेंटेशन वाला क्लास, जिसमें बहुत अच्छे से इन फेज, आउट ऑफ फेज, डिफरेंस फेज, फेज लैगिंग, फेज लीडिंग, सारे एलिमेंट्री तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो करंट इज इन, यहाँ पे करंट जो है इन फेज है वोल्टेज के साथ, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे करंट और वोल्टेज का एक फेजर डायग्राम दिखा देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले ग्राफिकली उस चीज़ को करेंगे, उस ग्राफिकल के बाद हम एक्चुअल फेजर डायग्राम बनाएंगे, जो कि सबसे सिंपल चीज़ होगा हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मली कलर को लेता हूँ, ब्लू कलर में मैं दिखाता हूँ वोल्टेज को, और वोल्टेज हमेशा मेरा रेफरेंस रहेगा। वोल्टेज हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी कि देख लीजिए आप, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी क्या करता है, 0 पे ही 0 से स्टार्ट होता है, यही साइन ओमेगा टी, और यही हमेशा वोल्टेज रहेगा मेरा हमेशा रेफरेंस। नाउ करंट मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा वो डिपेंड करेगा अब, बिकॉज वी टेक वोल्टेज द कॉज एंड द करंट एज द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। जो इसका हमारा ग्राफ होगा, ये दिस इज आवर ग्राफ, यहाँ से ओमेगा टी यानी एंगल दिखाएंगे, और इधर मेरे जो क्वांटिटी होगी, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। तो वोल्टेज मेरा मैंने क्या बताया, 0 ओमेगा टी पे यानी 0 एंगल पे, या 0 टाइम भी कह सकते हैं, 0 से स्टार्ट होता है साइन ओमेगा टी, तो इस तरह से कुछ मेरा वोल्टेज फ्लो होगा। ठीक है, आई होप दिस डायग्राम इज गुड, नहीं तो और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये मेरा वोल्टेज का ग्राफ हो गया, वेरी सिंपल ग्राफ, दिस इज वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज। अब करंट मेरा क्या है, मैंने बताया इन फेज है, बताया क्या, ऑलरेडी हमने देखा, ये अगर साइन ओमेगा टी है तो ये भी साइन ओमेगा टी है, अगर ये साइन ओमेगा टी है तो ये भी साइन ओमेगा टी है, तो इसका ग्राफ भी वैसा ही होगा, बट इसके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। आई टेक डिफरेंट कलर फॉर करंट, लेकिन फेज होंगे, फेज सेम होगा, यानी 0 पे 0, मैक्सिमम पे इसका भी मैक्सिमम, फिर 0 पे 0, फिर मैक्सिमम पे इसका भी मैक्सिमम, फिर 0 पे 0। ठीक है, देखिए इसका जो मैक्सिमम है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पे इसका भी मैक्सिमम हुआ है, इसका भी मैक्सिमम हुआ है, थोड़ा आगे पीछे मैंने कर दिया है, बट यू कैन इमेजिन इट, लेट मी सी सो दिस। तो ये जो मेरा मैक्सिमम है, द मैक्सिमम यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, बट दोनों के जो एंगल है वो सेम है, इसलिए इन फेज है। इसका मिनिमा है, इसका मिनिमा है, ठीक है, इसका मिनिमा वैल्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा, इसका मिनिमा वैल्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा, बट दोनों का जो पॉइंट ऑफ एंगल है वो सेम है, इसलिए इन फेज है। 0 यहाँ पे दोनों का सेम है, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 0 है, सब इन फेज है। दिस इज इन फेज डायग्राम। इसका जो मैक्सिमा वैल्यू है वो Vm तक जा रहा है, मिनिमा माइनस Vm तक जाएगा, ऑब्वियसली हम जानते हैं साइन थीटा का प्रॉपर्टी। करंट Im हमने देखा, यहाँ पे करंट हमने माइनस Im होगा। तो ये इन फेज का एक डायग्राम है, इन फेज जो कि रेजिस्टेंस में होता है। तो ये एक रेजिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का ग्राफ है, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज हमें क्या मिला, इन फेज मिला, राइट। अब देखिए फेजर डायग्राम कैसे दिखाऊंगा। फेजर डायग्राम जो होगा सिंपल होगा, यहाँ स्टार्ट करूंगा और 0 डिग्री या 0 रेडियन कह सकते हैं, 0 डिग्री हमारा जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो ये एक्सिस के अलोंग मैंने दिखा दिया वोल्टेज को। और करंट को कैसे दिखाऊंगा, करंट चूंकि फेज में है तो करंट भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये करंट है। सो दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज और वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर ए रेजिस्टेंस, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और इसमें रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई R होता है, सॉरी V बाई I होता है, ठीक है, सिंपल होता है। क्योंकि मैं ये बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो रिलेशन आपको मिलने वाला, दिस रिलेशन, ये बदल जाएगा, आपके थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, समाउ टू लुक डिफरेंट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस एज वेल एज इंडक्टेंस। सो जल्दी से हम मूव करेंगे AC सर्किट विथ प्योर कैपेसिटेंस। अब देखेंगे हम AC सर्किट विथ प्योर कैपेसिटेंस। प्योर क्यों, क्योंकि हम लोग आइडियली कैपेसिटेंस मान के चल रहे हैं,
इसमें कोई दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए प्योर कैपेसिटेंस लिख रहे हैं। सिमिलर टाइप का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं फिर से। इस तरह से हमारा एक सिंपल सा एक लूप सर्किट होगा। यहाँ पे मेरा AC सोर्स होगा, AC इस तरह से दिखाया जाता है जिसका वोल्टेज V होगा, और इस वोल्टेज की वजह से इस पर करंट फ्लो होगा। लेकिन बिफोर आई कनेक्ट मैं कुछ करंट दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं एक कैपेसिटेंस कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज अ माई सिंपल कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू C है। तो अब जैसे ही कनेक्ट करूँगा ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये कुछ अपना एक वोल्टेज ड्रॉप कराएगा जिसको मैं VC मान लेता हूँ, VC। और सिमिलर तरीके से जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया था VR, ये VR जो भी ड्रॉप होने वाला इस एलिमेंट के अक्रॉस वो ये सोर्स वोल्टेज के बराबर ही होगा ऑब्वियसली KVL के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी KVL के अकॉर्डिंग ये जो VC होगा V के बराबर ही होगा, सिंपल, ठीक है। और ये जो मेरे V मैंने सोर्स लगाया है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी होगा, तो इसको उसी तरह से लिखूंगा जो यहाँ पे लिखा था, जो यहाँ पे यूज किया था मैंने, एग्जैक्टली सेम चीज़ ये लेने वाला हूँ मैं। V जो हमेशा हमेशा मेरा वही रहेगा, V मेरा हमेशा रेफरेंस में वही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया मैंने। सो V जो मैंने कनेक्ट किया है सर्किट में दैट इज V साइन ओमेगा टी। अब करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, देखिए करंट जो होगा दैट विल बी गिवन बाई C D, ये जो V है इसी का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई dt, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वोल्टेज को, और कांस्टेंट जो C है मेरा मतलब कैपेसिटेंस जो है C उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट इसमें मिलेगा। अगर आपको ये नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा, मैंने पहले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑल्दो मैं सिंपल रेफर कर देता हूँ। एक कैपेसिटेंस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ए कैपेसिटेंस, यहाँ पे मैं एक रिमाइंडर है, एक फ्लैशबैक है आपके लिए, बस बहुत ईजी और बहुत सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, देखिएगा इट्स वेरी ईजी। एक कैपेसिटेंस में, ओके लेट मी टेक द different color because I'm explaining a flashback kind of thing, so let me take this color। एक कैपेसिटेंस है आपके पास, राइट, जिसकी वैल्यू C है। तो इसमें जब करंट कुछ फ्लो होता है तो इसमें चार्ज डिपॉजिट होता है, और डिपेंडिंग अपॉन दी वोल्टेज। सो ये जो रिलेशनशिप है वो ऐसे दिया जाता है, जो चार्ज स्टोर इन ए कैपेसिटी गिवन बाई कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, सिंपली Q इज इक्वल टू CV। ये तो सबसे बेसिक है, कैपेसिटेंस का सबसे बेसिक चीज़ है, ये करें हमारी फर्स्ट क्लास। अब करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, dq बाई dt इज इक्वल टू करंट होता है, यानी कि करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वही आपका करंट है। सो q इज नथिंग बट CV एंड q कैन बी गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ करंट। कैसे इंटीग्रेशन ऑफ करंट, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे ले लो, यू कैन सी integration of current is Q, it means differentiation of charge is the differentiation of charge। इसको मैं अगर dq by dt कर दूं, dq by dt कर दूं, तो इधर C तो कांस्टेंट है, C मतलब कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, ये dv by dt होगा। मैंने क्या किया, दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया, यही तो मेरा करंट है, ठीक है, यही तो मेरा करंट है। तो करंट इज गिवन बाई C इंटू dv बाई dt, करंट इन ए कैपेसिटेंस इज गिवन बाई दिस। आप रिकॉल कर सकते हो यहाँ से। सो ये मेरा रिलेशन आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस रिलेशनशिप के साथ सिंपल आगे बढ़ेंगे हम। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस रिलेशन। I इज इक्वल टू C इंटू dv बाई dt, V की वैल्यू हमें ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाई dt। मैथमेटिक्स में हम अच्छे हैं, वी विल सिंपली डू द डिफरेंशिएशन। C मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, Vm भी मेरा कांस्टेंट है, Vm भी बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा तो अगेन कांस्टेंट है, वी आर डूइंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट ओमेगा यहाँ पे एक फंक्शन है, सॉरी ओमेगा इज द टर्म, स्केलिंग फैक्टर है, तो ओमेगा विल बी अगेन एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आई होप यू नो दिस डिफरेंशिएशन वेरी मच वेल, ठीक है। कोस अगर सपोज 5 थीटा है और इसको आप डी थीटा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कोस, सपोज यहाँ पे साइन दे लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा हो जाएगा। विल डू सी, I'll tell you the very simple mathematics, if you don't recall, if you don't remember all these things, if you do the differentiation of sine suppose k into theta with respect to d theta, तो ये बन जाएगा साइन थीटा का कोस, के थीटा है तो के थीटा ही रहेगा, बट के अलग से आएगा क्योंकि के मेरा कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट लिया हूँ मैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, विल कॉपी डाउन इट सिंपली,
ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, वीएम कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट चीज़ों को हमने ले लिए। कोस थीटा मेरा बच गया, ठीक है, कोस थीटा कैन बी रिटन एड कोस ओमेगा टी। यहाँ पे कोस थीटा का एक एक्सप्रेशन बता दूँ आपको, इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस 90। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन, एक्चुअली 90 प्लस थीटा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट विल राइट, हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे एंड विल टेक द एंगल्स इन रेडियंस। तो π/2 लूँगा मैं, नोट 90 डिग्री की जगह पे मैं π/2 लूँगा। अल्टरनेटली मैं 90 डिग्री भी लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो कोस ओमेगा टी के बदले में मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे अब साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये प्लस π/2 ले लेते हैं डायरेक्टली, π/2 लिख देते हैं 90 डिग्री की जगह पे। विल टेक रेडियन एंगल, सो इट विल बी π/2, इट विल बी π/2। So I hope this is very much simple mathematics, it's clear to you. So I is equal to this। अब एक रीअरेंजमेंट करने जा रहा हूँ मैं वोल्टेज को, ठीक है, Vm डिवाइडेड बाई, ये ओमेगा सी को नीचे लिखना चाहता हूँ तो इसको 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं। I'll tell you मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस के सेंस में इसको कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए रेजिस्टेंस वाले में क्या हुआ था कि यहाँ पे देखिएगा Vm डिवाइडेड बाई आर समथिंग लाइक ऐसा कुछ था, ठीक है, Vm डिवाइडेड, वोल्टेज वाला जो टर्म है उससे डिवाइडेड बाई समथिंग था, इसीलिए मैंने उसी तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है। Vm डिवाइडेड बाई समथिंग, सिमिलर टाइप से मैंने अरेंज करने की कोशिश की है, और ये मेरा एज इट इज़ रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आई होप कोस ओमेगा टी जो यहाँ पे टर्म है, कोस ओमेगा टी का जो टर्म है वो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कैसे बना, ये ऐसे बना, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी मच बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको क्लियर होगा, राइट। सो ये ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें मैं करने वाला हूँ। ये जो मैंने Vm डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने काम किया था कि Vm डिवाइडेड बाई R जो था उसके बदले में मैं Im ले लिया, क्योंकि एक सारे कांस्टेंट टर्म्स है तो उसके बदले में करंट का एक टर्म मान सकता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे जो टर्म है मेरा ये वाला, दिस टर्म सिंपली कांस्टेंट है, Vm मेरा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ सिंपली Im, ठीक है, इसको मैं Im मान लेता हूँ, इस कांस्टेंट के बदले में कांस्टेंट टर्म मान लिया मैंने। सो सिंपली क्या हो गया मेरा यहाँ पे, सी दिस Vm डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, है ना, यही वाला टर्म है, इसके बदले में मैंने लिख दिया Im। तो यहाँ से एक सिंपल रिलेशन देखिए, Vm डिवाइडेड बाई Im का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने Vm डिवाइडेड बाई Im लिखा, तो बाद में वही चीज़ मेरा यहाँ पे मैंने Vm, सॉरी नोट दिस, सी दिस, एनालॉजी को समझिएगा, बिकॉज एनालॉजी करने से ही सारी चीज़ें सिंपल लगने वाली हैं। यहाँ से Vm, आई एम राइटिंग लाइक दिस अगेन, Vm, ठीक है, Vm वी राइट इट, Vm डिवाइडेड बाई Im इज इक्वल टू R, ये आया था मेरा रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप था जो Vm और Im दे रहा था। तो उसी तरह से Vm और Im का एक रिलेशन यहाँ भी बन रहा है जो 1 बाई ओमेगा सी दे रहा है, यानी कि ये Vm बाई Im जब रेजिस्टेंस का डायमेंशन देता है, ये ओम का डायमेंशन देता है, तो ये भी जरूर ओम होने वाला है। और यही मेरा क्या है, XC है, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। और C मैंने क्यों लगाया, कैपेसिटेंस मेरे लिए है इसलिए कैपेसिटेंस, इसलिए उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कहेंगे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो Im की जो वैल्यू है वो Im हमने इसको माना, तो Vm बाई Im का रिलेशन 1 बाई ओमेगा सी बन गया। Vm बाई Im मतलब वोल्टेज बाई करंट, जो कि रेजिस्टेंस का एक तरह का डायमेंशन देता है, रेजिस्टिव डायमेंशन देता है, तो ये भी एक रेजिस्टिव चीज़ होगी। तो 1 बाई ओमेगा सी बिकम्स ए काइंड ऑफ रेजिस्टिव बिहेवियर, जिसका नाम रखा गया है रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटेंस में इसका नाम रखा गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका सिंबल होता है X। देखिए रिएक्टेंस का सिंबल तो होता है, रिएक्टेंस का सिंबल तो X होता है, लेकिन इसका आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा रिएक्टेंस है, यहाँ पे एक सफिक्स में C लगा दिया जाता है, तो इट बिकम्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो सिंपली XC होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी, ये जरूर आप याद कर ले। और इसका यूनिट ऑब्वियसली एक तरह से रेजिस्टेंस का बिहेवियर, इसलिए इसकी यूनिट ओम होगी, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट इट्स यूनिट विल बी ओम, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाइए, ये जो आप देख रहे हो
मैंने क्या बताया था, इसका नंबर इक्वेशन नंबर 1 है। तो वोल्टेज मेरा जो था, इसी सर्किट की बात हो रही है, वोल्टेज मेरा जो था साइन ओमेगा टी के फंक्शन में था, लेकिन करंट जो मेरा आया है वो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री के फंक्शन में आया। यानी प्लस का मतलब है कि 90 डिग्री एडवांस में, एडवांस मतलब लीड कर रहा है। सो इसका सिंपल मतलब है कि करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग, यहाँ पे करंट लीडिंग है कितना, 90 डिग्री, यानी π/2, लीडिंग बाई 90 π/2, ठीक है, इतना लीड कर रहा है। इसको मैं एक बार और आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। जो हमारा करंट है, द करंट विल बी गिवन बाय, नाउ मैं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला सिंपल Vm/Im 1/ωc, ठीक है। यहाँ पे Im तो आ ही गया है, Im लिख दूंगा मैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इतना। सो दिस इज सिग्निफाइंग लीड, सो करंट इज लीडिंग, ठीक है, करंट लीड कर रहा है। एक बात बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे चैप्टर में, जो कि पहला चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स एसी वाले सर्किट्स में, पहला चैप्टर जिसमें मैंने बताया था कि π/2 एंगल को जे से भी सिग्निफाई किया जा सकता है, जो हमारा फेज बता रहा है, 90 डिग्री का फेज बताता है जे, ठीक है। अगर लीड कर रहा तो प्लस जे होगा, अगर लैग कर रहा तो माइनस जे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो इसलिए मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे, बहुत सिंपल सा सुंदर सा चीज़ है, V/I अगर मैं करूँ, V का वैल्यू क्या है मेरा, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अभी अभी I के वैल्यू क्या लिखी मैंने यहाँ पे, ठीक है, Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, ठीक है, प्लस π/2 हो जा रहा है, माइंडेड, प्लस π/2। इसको लिख सकते हैं सिंपली, Vm में, Vm जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज हमेशा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कोई फेज नहीं है, ये जीरो होगा, तो ठीक है, डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो जो है बिना सिंबल के समझ नहीं आ रहा, इसलिए डिग्री मैंने बता दिया यहाँ पे। और हमारा जो ये है करंट है, उसका वैल्यू मैक्सिमम ये है, और इसका फेज जो है वो 90 डिग्री आगे जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस 90 डिग्री, 9 π/2 भी लिख सकता हूँ, 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ, जो भी लिखे अल्टरनेटली एक ही बात है। मैंने क्या बताया, इसको जे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिएगा इंटरेस्टिंगली यहाँ पे, कि V/I जो होगा उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि मैंने क्या बताया था कि जो Vm है और Im है, इसका जो रेशियो है, ठीक है, Vm/Im का जो रेशियो है, यही तो है वो, दिस 1/ωc, तो 1/ωc यहाँ पे आ जाएगा, 1/ωc। और यहाँ पे नीचे में j, ऊपर में जीरो है, नीचे में j है, तो ये j तो यहाँ रहेगा, ठीक है। वाई दिस j विल कम, बिकॉज इट इज सिग्निफाइंग इट्स फेज, फेज इसका जो है इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे एक j आएगा, इसको रीअरेंज कर देंगे और लिख देंगे jωc, ठीक है, jωc, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो बना वो 1/jωc बना। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात की जाए कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए V/I का, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे, यानी कि जे फेज नहीं बताओगे, और इसको सिंपली 1/ωc लिख सकते हो। लेकिन आपसे कहे कि आप इसका रिलेशन बताओ, ठीक है, इसको सिंपली XC भी कहा जाता है, यही XC मैंने यहाँ लिखा, देखिए यही XC मैंने लिखा, ये वाला XC, ठीक है, सिंपली XC। लेकिन ठीक है, तो दिस शुड बी क्लियर, दिस मस्ट बी क्लियर दैट एक कैपेसिटिव सर्किट में, मैं यहीं दिखा देता हूँ आपकी चीज़, एक कैपेसिटिव सर्किट है, दिस इज कैपेसिटिव सर्किट। इस कैपेसिटिव सर्किट में ये जो V है और ये जो I है, इसका रिलेशन क्या बन रहा है, V और I का रिलेशन क्या बन रहा है। अगर सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करूँ तो 1/jωc का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, V/I, इसका मैग्नीट्यूड रिलेशन बताओ, तो सिंपली ωc आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसी को रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज नथिंग बट योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज ओनली योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सो ये हो गया क्लियर। अब हम जल्दी से इसका एक डायग्राम बनाएंगे, फेज लीड और फेज लैग करते हुए, एक ग्राफ बनाएंगे। सी द ग्राफ, दिस इज ब्यूटीफुल ग्राफ। इस एक्सिस में हम एंगल दिखाते हैं, दैट इज ओमेगा टी, और इस एक्सिस में हम करंट या वोल्टेज दिखाएंगे। तो वोल्टेज हमेशा मेरा एक रेफरेंस रहेगा, तो वोल्टेज मैंने इस तरह से पहले तो ड्रॉ कर दिया, सिंपल, ये मेरा वोल्टेज है जो कि साइन ओमेगा टी का फंक्शन फॉलो कर रहा है सिंपली। अब मेरा करंट, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है, Vm पे जा रहा, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू माइनस Vm पे जाएगी, ये सिंपल है। ये किसका एक्सप्रेशन है, सिंपली Vm साइन
ओमेगा टी का। लेकिन मेरा करंट कैसा है, मेरा करंट कैसा है फॉलो कर रहा ग्राफ, माई करंट इज दिस आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 मतलब 90 डिग्री एडवांस में, 90 डिग्री पहले ही से शुरू हो गया ये चीज़ एडवांस में। ये लीड है, माइंड इट, ये लीड है, करंट मेरा लीड कर रहा है। तो कहाँ से शुरू होना चाहिए करंट? लीड का मतलब होता है कि जिस जगह पे वोल्टेज अभी पहुँचा, करंट पहले ही पहुँच चुका होगा। करंट देखिए तो इस तरह से समझिएगा, ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री है यहाँ पे। आई होप यू नो दिस। इसको मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको याद दिला दूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन से एंगल है, ठीक है। दिस एंगल ये मेरा π/2 है, तभी π/2 पे sin 90 डिग्री 1 होता है, मैक्सिमम होता है। फिर ये मेरा 180 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा 3π/2 है, ये मेरा 2π है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे आपका वोल्टेज जब 90 डिग्री पे पहुँचा तब मैक्सिमम हुआ है। तो करेंट 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम हो जाना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पहले मतलब यहीं पे, यहाँ पे है ना, यहीं पे मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो यहीं से कहीं पे मैक्सिमम रहेगा, यानी कि जीरो पहले ही कहीं रहा होगा। पहले कहाँ रहा होगा? ऑब्वियसली यहाँ से भी यहाँ 90 डिग्री पहले रहा होगा। तो ये ऑब्वियसली ये जो स्पेन है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 90 डिग्री है। यहाँ से मेरा आपका करंट शुरू हो चुका है। द करंट हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी एट दिस पॉइंट। और इसी का मतलब है कि ये एडवांस में चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है। देखो पहले ही आ गया मैक्सिमम पे, उसके बाद फिर यहाँ पे ये आया जीरो पे, फिर इस तरह से गया, और फिर एक एग्जैक्टली 90 डिग्री पहले ये जीरो पे है, क्योंकि ये इसका एक साइकिल पूरा हुआ है, ठीक है। उससे जस्ट पहले ये मैक्सिमम पे, जब ये जीरो पे तो फिर मिनिमम पे है, -Im, ये -Im होगा यहाँ पे कहीं, दिस विल बी -Im। उसी तरह से यहाँ पे ये जीरो पे है, फिर यहाँ पे +Im पे है। सो दिस इज नथिंग बट द लीड ऑफ करंट। करंट इज लीडिंग इन दिस डायग्राम। तो करंट लीडिंग और वोल्टेज ऑब्वियसली उसकी वजह से लैग हो जाता है, बट माइंड इट, वोल्टेज मेरा एज यूजुअल दिखाया जा रहा, लेकिन करंट मेरा लीड करते हुए दिखाया जा रहा। तो इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा, देखिएगा किस तरह से बनेगा। फेजर डायग्राम, वोल्टेज मेरा 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन पे है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और करंट मेरा 90 डिग्री लीड करना चाहिए। लीड का मतलब कि क्या होता है, पहले इधर लीड का मतलब ये मेरा एडवांसिंग है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहीं पे पहले पहुंच चुका है, 90 डिग्री एडवांस है, तो ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन बनेगा यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरह से। ओके, लेट मी मेक इट सम लिट, इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। ये मेरा ओमेगा टी वाला एक्सिस था। अब देखिए, माई करंट शुड बी एग्जैक्टली ए हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, बिकॉज 90 डिग्री थोड़ा स्ट्रेट हो गया, वर्टिकल लाइन होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 90 डिग्री एडवांस में, एग्जैक्टली 90 डिग्री ये लीड कर रहा, दिस लाइन एग्जैक्टली 90 डिग्री, और π/2 जिसको आप बोल सकते हैं, ये मेरा आई है, एग्जैक्टली 90 डिग्री लीड कर रहा। किस में? कैपेसिटेंस में हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, कैपेसिटेंस में। आई होप दिस इज क्लियर। XC क्या है? मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ये है, बट फेज के साथ नीचे में एक और J आ जाता है, ठीक है। नीचे में G कैसे आया, क्यों आया? होप इट इज क्लियर। बिकॉज करंट मेरा लीड कर रहा, तो करंट J था, इसलिए करंट नीचे था, इसलिए वही नीचे J रह गया। जल्दी से हम देखेंगे एक इंडक्टेंस के साथ ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, विल गो वेरी फास्ट। तो तीसरा पॉइंट है हमारा AC सर्किट विथ प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस बाद में लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस और एक इंडक्टेंस तीनों कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए बारी बारी से दिखा रहा हूँ, इसलिए उसको हम प्योर कह रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम फिर से जल्दी से। एक सर्किट डायग्राम होगा हमारा यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे AC वोल्टेज दिखाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा एक इंडक्टर, एक प्योर इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस वैल्यू L ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने वोल्टेजेस जो दे रखे हैं वो V वोल्टेज, और जिसकी वजह से करंट होगा I, ठीक है। और जब ये AC वोल्टेज की वजह से AC करंट फ्लो होगा, तो इसके अक्रॉस सपोज VL वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ऑब्वियसली होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि बैक EMF की वजह से होगा, जो कि फैराडेज लॉ के हिसाब से आएगा, ठीक है। ओके, एज यूजुअल हमने फिर से क्या किया, जो मेरा V है, ये वाला V वोल्टेज, ऑब्वियसली ये मेरा एक AC साइनोसॉइडल सिग्नल है, बिना किसी फेज शिफ्ट का, बिना किसी फेज मतलब 0 डिग्री फेज के साथ। तो सिंपली इट विल बी VM साइन
ओमेगा टी, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसकी वजह से जो वोल्टेज इस वोल्टेज की वजह से जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का रिलेशन निकालेंगे, उस करंट का एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर रिलेशन निकालेंगे। और ये जो VL है ऑब्वियसली इस V के बराबर होगा, दिस VL विल बी ऑब्वियसली दिस इक्वल टू V, दिस V। क्यों? क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है जाके KVL के हिसाब से, और कोई इसमें वोल्टेज का रास्ता है नहीं, सारा वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप होगा। सो दिस VL इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस V। नाउ एज पर दी फैराडे लॉ क्या होने वाला, ये जो VL है, दिस VL विल बी इक्वल टू L गिवन बाई L इंटू DI बाई DT। सिंपली ये फैराडे लॉ है, बिकॉज इस वोल्टेज की वजह से कुछ अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, डिस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, और बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टेंस कुछ फ्लक्स लिंकेज होगा। नाउ ये फ्लक्स ऑब्वियसली करंट चेंज हो रहा तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा, तो d5 बाई dt की वजह से इसी के इक्विवेलेंट बराबर एक VL ये यहाँ पे डेवलप हो रहा। सो दिस फाई इज नथिंग बट योर L इंटू आई। सो L कॉन्स्टेंट है तो L बाहर आ जाएगा, तो इट विल बिकम L इंटू DI बाई dt। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो पैसिव एलिमेंट्स की क्लास है उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं, यू कैन रेफर दैट, ठीक है। और वो सब नहीं भी रेफर आप करते हैं तो सिंपली आपको समझ में आ सकता है ये बात कि जो वोल्टेज होता है, एक जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है इंडक्टर में, वो इस तरह से होता है, इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, ठीक है, DI बाई dt ये होता है। तो यहाँ से मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ I का, तो I को अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो सिंपली इधर हो जाएगा 1/L, L उधर चला जाएगा, और VL जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि I को मैं फ्री कर रहा हूँ। सिंपली इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ VL dt, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा करंट का। इन के केस ऑफ इंडक्टर विल गेट दिस रिलेशनशिप, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये जो V की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। मैंने क्या बताया, VL इज नथिंग बट दिस, VL इज नथिंग बट दिस, VL इज नथिंग बट दिस V, एंड दिस V इज दिस। तो हम डायरेक्टली ये पुट करने जा रहा हूँ मैं, देखिएगा, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू पुट दिस वन। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस चीज़ को, I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL मतलब V मतलब VM साइन ओमेगा टी। आई होप दिस इज क्लियर। ये VL जो था वो VL नथिंग बट यही होगा, है ना, क्योंकि ये तो इसके बराबर ही है। अब यहाँ से मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, अगर सिंपली इफ़ आई सेल इंटीग्रेट दिस, ओके, यहाँ पे dt छूट गया मेरा, dt रहेगा यहाँ पे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ओमेगा उसके लिए कांस्टेंट है, सारी जो कांस्टेंट है उसको देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू राइट द कांस्टेंट थिंग्स। तो I विल बिकम इक्वल टू 1/L तो रहेगा ही कांस्टेंट, VM भी मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओके। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है। साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेट करते हो थीटा के रेस्पेक्ट में तो माइनस कोस थीटा हो जाता है। आई होप यू नो दिस थिंग्स, ये हो जाएगा। और ये जो सुकी वी आर डूइंग द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ओमेगा कांस्टेंट है तो 1/ओमेगा टर्म एक बाहर आएगा। आई होप दीज आर बेसिक थिंग्स, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को आगे लेके चलते हैं। I इक्वल्स टू, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, VM ऊपर में है तो VM ले लेते हैं यहाँ पे। नीचे में क्या क्या है, नीचे में क्या क्या है, L है, ओमेगा है, तो L और ओमेगा को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ओमेगा इंटू L। उसके बाद एक ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस है, ठीक है, कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी है। अब देखिए कोस थीटा को लिख सकते हैं, कोस थीटा को लिखा जा सकता है सिंपली साइन 90 माइनस थीटा, वी कैन राइट इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सिंपली कोस ओमेगा टी, ठीक है, कैन बी रिटन एज साइन π/2, 90 को π/2 ले लिया, माइनस थीटा के बदले में यहाँ पे ओमेगा टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज किया मैंने और इसको लिख दिया। सो I विल बिकम नाउ इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई ओमेगा L। इस माइनस को मैं माइनस का यूज कर सकता हूँ एंगल में, ठीक है, इस माइनस को, तो इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आई टुक दिस माइनस इनसाइड, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं साइन के केस में, क्योंकि साइन एक ऑड सिग्नल होता है, ठीक है। आई होप बेसिक एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री ये सब सारी चीज़ें, आई होप यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो ये माइनस अंदर चला गया तो ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस बन गया और माइनस ये बन गया। यहाँ से एक चीज़ तो सिंपल समझ में आ रहा है कि ओमेगा टी का फेज शिफ्ट हुआ है और माइनस लगा है। कैपेसिटेंस का केस में याद दिला दूँ आपको, एक प्लस आ गया था, और इंडक्टेंस के केस में भी फेज शिफ्ट हुआ है π/2 का, लेकिन माइनस आ गया, तो कुछ तो उल्टा हुआ है।
कुछ तो उल्टा हुआ, दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे करंट की लैगिंग हो गई है, करंट लैगिंग हो गई है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, करंट इज लैगिंग। वहाँ पे लीड कर गया था, करंट प्लस हो गया था, यहाँ पे लैग हो गया है, π/2 से लैग हो गया है, लैगिंग बाई π/2, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें करेंगे हम यहाँ पे, जैसे अरेंजमेंट मैंने किया था, एक अरेंजमेंट मैंने किया था ये वाला, देखिए सबसे पहले फिर से रिकॉल करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ाई में। Vm/R का एक अरेंजमेंट करके Im लिख दिया था। कैपेसिटेंस के केस में मैंने क्या किया था, वही अरेंजमेंट किया था, तो Vm डिवाइडेड बाई समथिंग, यहाँ भी Vm डिवाइडेड बाई समथिंग करके लिखूंगा करंट को। ठीक है, तो Vm डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं Im, है ना, तो अब लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा Im, इसके बदले में मैं लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और करंट का टर्म होगा जरूरी, क्योंकि करंट का एक्सप्रेशन है तो करंट का ही तो टर्म होगा, तो ये मैक्सिमम होगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। सिंपली ये मैंने लिख दिया, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, व्हाट डिड आई डू हेयर, आई डिड Vm डिवाइडेड बाई ओमेगा एल के बदले में लिख दिया Im, यानी कि Vm डिवाइडेड बाई Im अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा सिंपली ओमेगा एल। तो ये क्या है, ये तो ओहमिक टर्म है, ये तो ओम का टर्म है, क्योंकि वोल्टेज बाई करंट ओम का रिलेशन देता है, तो ये जरूर ओम रहा होगा, ये रेजिस्टिव चीज़ रहा होगा, जरूर रेजिस्टिव रहा होगा। जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें की थी, ये रेजिस्टिव दिखाया था, 1/ωc बना था, तो इसको हमने कहा था, ये भी रिएक्टेंस था। जो भी रेजिस्टिव चीज़ें होंगी इस तरह के एलिमेंट में, लाइक इंडक्टर में या कैपेसिटर में, उसको रिएक्टेंस कहा जाएगा। तो ये भी एक तरह का रिएक्टेंस ही होगा, दिस इज नेसेसरली ए रिएक्टेंस, दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंस, जिसको हम X लिख सकते हैं। बट ये रिएक्टेंस किस प्रकार का रिएक्टेंस है, इंडक्टर का रिएक्टेंस है, इसलिए हम कहेंगे ओमेगा, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ओमेगा एल बेटर होगा, इसको ओमेगा एल जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू एक्स एल, एल यहाँ पे सफिक्स है, कोई यहाँ पे कोई टर्म नहीं है अलग से, एक्स का ही नाम के लिए हमने बताया, और इसका नाम रखा गया हमने, ऑब्वियसली दिस इज रिएक्टेंस बट दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, जिसको एक्स एल कहा गया। कैपेसिटेंस के केस में 1/ωc था, 1/ωc था, यू कैन रिकॉल दिस, यहाँ पे 1/ωc था, इसको कहा गया था Xc इज इक्वल टू 1/ωc, और इसको कहा गया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब वही चीज़ यहाँ देखिए, बहुत सुंदर है, सेम चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ऑब्वियसली इसकी यूनिट ओम होगी। ठीक है, ओम होगी, ओमिक रिलेशन दे रहा है, क्यों ओम होगी, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वोल्टेज बाई करंट का रिलेशनशिप है, और इसको कहा जाता है, इसको भी रिएक्टेंस कहेंगे बट इसको कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक बार मैं समराइज करूँगा चीज़ों को, बट यहाँ पे प्लस समझिए जरूर थ्योरी को, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा गया। ठीक है, अब बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ से Vm/Im करूँ, Vm/Im करूँ अब, तो क्या हो जाएगा, Vm की वैल्यू मेरी सिंपल, सॉरी पहले V/I के टर्म्स में समझते चीज़ों को, V/I अगर करूँ तो क्या हमने देखा था, V इज इक्वल टू था Vm साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू हमने अभी भी क्या देखा, Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आ गया, माइनस π/2 आ गया, ओमेगा टी माइनस π/2 आ गया, है ना, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है Vm, इसका कोई फेज एंगल नहीं है, तो इसको हम फेज एंगल 0 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं Im, फेज एंगल जो है इसका -90 डिग्री है, या माइनस π/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दैट। अब देखिए, तो इसको एक बार और रीराइट कर लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। V/I जो मैंने लिखा यहाँ पे, V/I इज इक्वल टू लिख सकते हैं Vm, इसका कोई एंगल नहीं है, रियल प्योरली रियल नंबर है ये, लेकिन ये जो है इसको -j लिखा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में, क्योंकि मैंने बताया था कि 90 डिग्री का मतलब अगर j है तो -90 डिग्री का मतलब ऑब्वियसली -j होगा। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो अच्छे से तो आपको यहाँ से एक रिमाइंड करा सकता हूँ मैं एक बात, कि -j को 1/j लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे, जस्ट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड
वो सिंपल है। अब हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1/j को रेशनलाइज करिए, 1/j को लिख सकते हैं j डिवाइडेड बाई j, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में हो जाएगा j, और j क्या होता है, j का अगर न्यूमेरिक वैल्यू अगर निकालो तो √-1 होता है, होप यू नो दिस। इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी ये -1 बन जाएगा, सो -1। सो सिंपल, मस्ट रिमेंबर दैट 1/j इज इक्वल टू -j। सो ये जो -j इसके बदले में 1/j लिखूंगा मैं अब, ठीक है, 1/j लिख दूंगा। तो अगर मैं इसके बदले में 1/j लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, Vm डिवाइडेड बाई Im इंटू 1/j, 1/j मतलब j ऊपर चला जाएगा, है ना, 1/j ऊपर चला जाएगा। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ अब ऊपर में। सो दिस j विल गो टू द न्यूमरेटर साइड, ये j ऊपर चला गया। सो अब देखिए यहाँ पे v डिवाइडेड बाई i क्या बन गया, सिंपली Vm डिवाइडेड बाई Im, और एक j भी आ गया, और Vm डिवाइडेड बाई Im के बदले में क्या था, ओमेगा L था, और j भी आ गया एक। तो v डिवाइडेड बाई i की जो वैल्यू आई, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, j को पहले लिखा जाता है फिर ओमेगा लिखा जाता है L, ये वैल्यू आ गई। यही है वोल्टेज और करंट का रिलेशन, और यही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेल भी लिख सकते हो आप। एक्सेल अभी ऐसे लिखना सही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ डिफरेंस, क्योंकि एक्सेल सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। एक्सेल क्या, मैं अभी बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि सिंपली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब जे को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह सोचो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, सिंपल सिर्फ इसका जो रियल पार्ट है, जो पार्ट है, सो इसका ओमेगा एल, इसको सिर्फ एक्सेल कहा जाता है, ठीक है, इसको एक्सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जस्ट जल्दी से आपको इजी लगने के लिए बता दूँ कि एक्सी की वैल्यू सिर्फ ओमेगा सी है, ये है, और एक्सेल की वैल्यू जो है वो ओमेगा एल है। लेकिन अगर मैं एक एसी सर्किट में जिसमें कैपेसिटेंस है उसका वोल्टेज और उसके करंट का रिलेशन पूछूं तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस के केस में 1/j ओमेगा सी होगा, जिसको आप एक्चुअली में कह सकते हैं 1/j एक्सी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका एक्सी है। उसी तरह से ये क्या है, कैपेसिटेंस के केस में, ठीक है। और उसी तरह से इंडक्टर के केस में देखिए क्या होने वाला है, V/I का रिलेशन देता है सिंपली j ओमेगा एल, ये वाला, और j तो लिख देंगे एट इज इट, और एक्सेल के बदले में क्या लिख सकते हैं, WL, ओमेगा एल के बदले में क्या लिख सकते हैं, एक्सेल, ठीक है। इसको एक और बार मैं समराइज करूंगा, विल बेटर अंडरस्टैंड। तो जल्दी से हम इंडक्टेंस के केस में एक हम फेज डायग्राम और उससे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा, सिंपल बनेगा, देखिएगा ध्यान से, इधर ओमेगा टी एज यूजुअल हम दिखाते हैं, इधर क्वांटिटी दिखाएंगे हम, ठीक है। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरा वोल्टेज तो पहले एज यूजुअल इसको साइन ओमेगा टी के सेंस में ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। साइन ओमेगा टी ये मेरा वोल्टेज है, इसका जो पीक वैल्यू है वो Vm है, ये जो जा रहा है वो -Vm है, ठीक है। ये सिंपली आपका Vm साइन ओमेगा टी है, ठीक है, ये आपका V है वोल्टेज। तो करंट क्या होगा, करंट मेरा लैग कर रहा है, राइट, लैग, करंट विल बी लैगिंग। करंट मेरा देखिए क्या होने वाला, I = Im साइन ओमेगा टी -π/2, यानी कि जहाँ पे 0 है ये, उसके π/2 दूरी पे, यानी ये दूरी, ये जो है ये π/2 की दूरी है ना, ये दूरी जो है ये π/2 की दूरी है, कहीं यहाँ से जरूर स्टार्ट होना चाहिए करंट मेरा। सो माई करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड इट विल गो लाइक दिस। हर चीज़ देखिए डिले से जा रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है। बाद में समझिए जो चीज़ यहाँ से स्टार्ट, हमेशा मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वी ऑलवेज ट्रीट दिस एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लाइन। तो यहाँ से लेट है ना, ये यहाँ से तो इतना दूर लेट है, π/2 लेट है, तो इसीलिए ये क्या है, लैगिंग है, दैट्स वाई सिंपली लैगिंग। और इस केस में क्या था, इस केस में ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा रहता, लेकिन पहले ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए लीडिंग था, बट यहाँ पे लैगिंग है, यहाँ पे लैगिंग है, ठीक है। तो लैगिंग मेरा, ठीक है, सी दिस, ये मेरा लीडिंग था जो कि साइन ओमेगा टी था, लेकिन ये मेरा लैगिंग है जो कि साइन ओमेगा टी -π/2 है। सो दैट्स वाई करंट इज लैगिंग, करंट लैग्स कितना, π/2 लैग कर रहा है, ठीक है, किसमें, इंडक्टर में। तो हमने एक जल्दी से समरी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ भाई, ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस के केस में एक काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए हम सिंबल्स का यूज कर लेते हैं,
ठीक है, एक सिंबल का यूज कर लेते हैं हम जल्दी से। ये मेरा सिंपल प्योर रेजिस्टेंस है, ये मेरा प्योर कैपेसिटेंस है, और ये मेरा प्योर इंडक्टेंस है, राइट। तो इसमें जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन आपको मिला, इसमें जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन मिला, ठीक है, मैं तीनों में वोल्टेज करंट के रिलेशन को बताऊंगा, ठीक है। तीनों में वोल्टेज करंट के रिलेशन को सबसे पहले बता दूं, तो तीनों में वोल्टेज करंट का रिलेशन जो मेरा दे रहा है, इसमें सिंपली रेजिस्टेंस दे रहा है, बट इसमें जो, ठीक है, इसकी वैल्यू है सबके बराबर आएगी। इसमें जो होगा वो 1/ωc, और चूंकि मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल रिलेशन बता रहा हूँ, तो फेज को भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है, फेज को भी इंक्लूड करूँगा। और इसमें क्या देखा मैंने, सिंपली jωL। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो V/I मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू की बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो R तो मैग्नीट्यूड प्योर रियल है, तो ये आ जाएगा, ये मेरा ωc आ जाएगा, J का टर्म सिर्फ हट जाएगा, और इसी को XC कहा जाएगा। अगर मैं XC कहीं पे लिखा हूँ, इसका मतलब ωc लिख रहा हूँ, ठीक है। C इज द सफिक्स टू डिनोट, टू डिस्टिंग्विश दैट इट बिलोंग्स टू कैपेसिटर, ठीक है। इसलिए इसका अपने आप में इसके रेजिस्टेंस वैल्यू R है, इसके कैपेसिटेंस वैल्यू C है, इसका इंडक्टेंस वैल्यू L है, उसी पर डिपेंड करता है। और ओमेगा क्या है, उसमें जो AC फ्लो हो रहा है उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वी ऑलरेडी नो दिस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। और इसमें क्या हो जाएगा, वही वाला रिलेशन V/I का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड का रिलेशन है वो ωL होगा, और इसी मैग्नीट्यूड वाले रिलेशन को कहते हैं सिंपली X∗L, ठीक है। इसको सिंपली रेजिस्टेंस कहते हैं, सिंपली रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको सिंपली, इसको रिएक्टेंस कहेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस में इसलिए कैपेसिटिव, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इंडक्टेंस में इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने आप में इम्पीड कर रही हैं सर्किट में करंट के फ्लो को। इम्पीड मतलब रोक रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं, इम्पीड कर रही हैं, सारी मिलकर रुकावट दे रही हैं। तो इनको सारों को इकट्ठा अगर मैं करूं तो सारे मिलकर इम्पीडेंस ही बनाते हैं, इम्पीडेंस, जिसको कि जेड से डिनोट किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंसेस है वो क्या है, दे आर ऑब्वियसली दे आर इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, सपोज वी हैव ए सर्किट समथिंग लाइक दिस, जिसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, और इसको एक AC वोल्टेज सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो ये जो वोल्टेज होगा V और इसमें जो करंट फ्लो होगा I, ऑब्वियसली सीरीज में है तो सबसे I होगा, लेकिन इसमें सपोज VR वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें VC वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ इसका वोल्टेज ड्रॉप्स होगा, और इसमें VL। तो इस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके लिए सिंपली रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा वो R होगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव बिहेवियर ऑफर होगा वो 1/jωc होगा। J भी लिख देता हूँ मैं, आपको J भी लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि कंप्लीट नंबर लूँगा मैं यहाँ पे, jωc होगा, और यहाँ पे सिंपली jωL होगा। तो ये जो V/I अभी जो ऑफर हुआ है ये पूरा का पूरा Z है, और ये Z की वैल्यू क्या है, R भी है, उसमें प्लस सीरीज में तो सब जोड़ेंगे हम, तो सीरीज में जोड़ने जा रहा हूँ 1/jωc जुड़ेगा, प्लस सीरीज में इसलिए ये भी जुड़ेगा jωL, ये सारा चीज़ जुड़ जाएगा। ये सारे चीज़ मिला करके बनता है इम्पिडेंस। अभी बोलेगा आपसे कोई बोले कि इस Z का मैग्नीट्यूड बताइए, Z का मैग्नीट्यूड बताइए, तो Z का मैग्नीट्यूड का करने के लिए मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, Z = R प्लस, पहले रियल नंबर एक तरफ और इमेजिनरी नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो एक बार रीराइट कर लेता हूँ आपके लिए सिंपल लगने के लिए, 1/jωc। मैंने क्या कहा था कि 1/j कैन बी रिटन एज -j, क्यों, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स है, कैन रेफर 1/j मतलब -j। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ से सिंपल करने वाला हूँ, Z = R प्लस jωL माइनस 1/j को माइनस में j लिख दिया, और 1/ωc तो एज इट इज़ रहेगा ही, ठीक है। बस मैंने 1/j के बदले में -j लिखा है, तो इससे सिंपल हो जाएगा मेरा काम। क्या सिंपल हो जाएगा, देखिए R प्लस j कॉमन ले लेंगे, इट विल बिकम ωL माइनस 1/ωc, ठीक है। ये मेरा, इस तरह से भी आप Z को लिख सकते हो, सब कॉर्लरी है, मैथमेटिक्स है, ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि J इस तरह से कॉमन लेना मेरा आसान हो गया। अब यहाँ से देखिए
ईजी हो गया आपका काम। क्यों ईजी लग रहा है? ये मेरा रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ से ईजी लग रहा ना। अब यहाँ से सिंपली आप क्या कर सकते हो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे इंटू वाई जो होता है, तो मोड ऑफ जेड क्या निकालते हो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये करते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये आपका जे इमेजिनरी वाला आइडेंटिटी है। तो यहाँ से सिंपली जेड की जो वैल्यू होने वाली है, मतलब मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होने वाली है, वो सिंपली क्या आने वाली है, रियल नंबर का स्क्वायर, रियल मतलब रेजिस्टेंस वाला आ रही है, ठीक है, आर, और ये आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है, ओमेगा एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो इसको मैं करने वाला हूँ प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। तो ये रियल का स्क्वायर बाई प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये आपका जो आया ये मैग्नीट्यूड ऑफ योर इम्पिडेंस है। दिस इज योर इम्पिडेंस, इसी को। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह से रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/r अगर कर देते हो तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं ना, कंडक्टेंस कहते हैं। उसी तरह से अगर आपका इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल कर दो यानी z, तो इसको कहते हैं एडमिटेंस। एडमिट करेगा, जो अलाउ करेगा। ऑब्वियसली कंडक्टेंस कंडक्ट करता है मतलब अलाउ करता है, तो सिमिलर टाइप के वर्ड्स है, ये सिमिलर टाइप के वर्ड है। इंग्लिश में ये दोनों सिनोनिम होते हैं, ये भी दोनों सिनोनिम है, ठीक है। तो आई होप जो बिहेवियर है कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का, किस तरह से फेज लैग कर रहा है, किस तरह से फेज को लीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट लैगिंग किया, ठीक है, कहीं पे करंट लीड किया। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक बार कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक क्लास होगा। उसके बाद इसी आज क्लास को यूज करते हुए हम देखेंगे किस तरह से कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस में पावर का क्या बिहेवियर होता है, कैसे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर जैसे टर्म्स इवॉल्व होंगे, और फिर पावर फैक्टर क्या होगा।